यस स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जैसे हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने इस जो पाठ में है, दो पार्ट में, दो भागों में विभाजित किया है। एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो देखिए, जैसे आम्बेडकर जी जाति प्रथा के बारे में बताते हैं, श्रम विभाजन का, किस प्रकार जाति प्रथा ने श्रम विभाजन का ही नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन का भी बंटवारा कर दिया है। तो इसके बाद क्या कहते हैं वो, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को, खेदजनक क्या होते हैं बच्चों, अफसोसजनक, खेदजनक, अफसोसजनक या चिंताजनक कह सकते हैं हम, कि जो जाति प्रथा के परिणाम निकले हैं हमारे, वो क्या है, खेदजनक है। उनकी नीरस गाथा को सुनते सुनते, जैसे हमने पहला जो लेसन पढ़ा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, तो उनकी जो नीरस गाथा है, उस गाथा को सुनते सुनते, नीरस मतलब जिसमें कोई मजा न आए, जिसमें कोई आनंद न आए, तो वो होती है नीरस। तो जो पहला आपने कह रहा है, जो मैंने बताया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में, तो उसे सुनते सुनते, उस गाथा को, नीरस गाथा को सुनते सुनाते, आप में से जो है कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, मतलब बोर हो गए होंगे। तो कहते हैं यह अस्वाभाविक भी नहीं है कि भाई आपका जो ऊबना है, ये सुनकर, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में जो मैंने बताया है, उसके बारे में सुनकर जो है आपका निश्चय ही आप ऊब गए होंगे, और आपका जो ऊबना है वो बिल्कुल सही है। अतः अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, क्रिएटिव। तो कहते हैं आम्बेडकर जी कि मैं अब जो ये समस्या है हमारे समाज में, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, तो इसके अब मैं रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, क्रिया, क्रिएटिव। मेरे द्वारा जाति प्रथा को की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति में, जातियों के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि जो मैंने आपको जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में बताया है, उसको सुनकर, जो मैंने आलोचना की है जाति प्रथा की और श्रम विभाजन की, उसको सुनकर आप लोग जो है मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, भाई मैं जात पात को नहीं मानता हूँ, जात पात का विरोध करता हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, आम्बेडकर जी की दृष्टि में, कि आम्बेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो वो बताते हैं, ठीक है, यदि आप ऐसा पूछना चाहेंगे, पूछेंगे, तो मैं इसका उत्तर दूंगा कि मेरा आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो अंबेडकर जी का जो समाज है वो किस पर आधारित होगा बच्चों, जो आदर्श समाज की उन्होंने इमेजिनेशन की है, कल्पना की है, वो किस पर आधारित होगा, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है। क्या यह ठीक नहीं है, भ्रातृता, भ्रातृता अर्थात भाईचारा। भ्रातृता का क्या मतलब है बच्चों, भाईचारा, कि जो भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भाई जो मेरा आदर्श समाज है वो किस पर होगा आधारित, भाईचारे पर आधारित होगा, और भाईचारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, इतना परिवर्तनशील, गतिशीलता क्या है, परिवर्तनशीलता, कि कोई भी आदर्श समाज इतना परिवर्तनशील होना चाहिए, इतना गतिशील होना चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। छोर होता है किनारा। तो क्या कहते हैं कि जो हमारा समाज है,
आदर्श समाज, उसमें इतना मतलब शक्ति होनी चाहिए, इतनी परिवर्तनशीलता की शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन, वांछित होता है इच्छित, कि कोई भी इच्छित परिवर्तन, जिस परिवर्तन को हम समाज में करना चाहते हैं, कोई भी इच्छित परिवर्तन जो है वो समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके, अर्थात सारे समाज में फैल सके, संचारित हो सके, पहुंच सके। तो हमारा जो आदर्श समाज है बेटा, वो किस पर आधारित होना चाहिए? वो जो है एक आदर्श जो समाज है उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतने मतलब वो आदर्श समाज इतना परिवर्तनशील होना चाहिए कि उसमें कोई भी, अगर हम इच्छित परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से यदि समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो वह बदलाव जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि पूरे समाज में फैल सके, संचारित हो सके, फैल सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। और जो ऐसे समाज का, जो हमारे आदर्श समाज का निर्माण होगा, उस समाज में बहुविधि हितों में, बहु मतलब सबके हितों की रक्षा के लिए, मतलब सबका जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबका भाग होना चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए। कि जो हमारा आदर्श समाज बनेगा, ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। कि जो समाज का हम विकास करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव में सभी का जो है भाग होना चाहिए। उस समाज के बदलाव में सभी का हिस्सा होना चाहिए। सभी मतलब उस बदलाव से जो है संतुष्ट होने चाहिए, उस समाज के बदलाव से, जो हम इच्छित परिवर्तन समाज में लाना चाहते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार जो है समाज में लाना, जो परिवर्तन जरूरी है, तो उस परिवर्तन से सभी समाज के सभी वर्ग जो है सहमत होने चाहिए। ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं अंबेडकर जी। सामाजिक जीवन में सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग भी रहना चाहिए, और जो समाज के नियम हैं तो उन नियमों के प्रति सभी लोगों को जो है सजग भी रहना चाहिए। कि अगर हम यह नियम समाज का तोड़ेंगे तो हमारे समाज में क्या कुरीतियां आ जाएंगी, क्या हमारे समाज में जो है बदलाव आएगा। तो हमें जो है उन बदलावों के प्रति सजग भी रहना चाहिए, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, और उन बदलावों को दिल से स्वीकार भी करना चाहिए जो समाज में हमने इच्छित परिवर्तन किए हैं। अनेक साधन जो है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अबाध होता है बिना बाधा के, बिना किसी कठिनाई के। तो जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें अबाध संपर्क के, कि भाई बिना बाधा के हम एक दूसरे से बात कर सके। ये नहीं कि उसमें जाति पाति और धर्म विभाजन नहीं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। तो अबाध संपर्क, बिना बाधा के हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें। सामाजिक जीवन में अनेक साधन व अवसर हमें ऐसे उपलब्ध होने चाहिए कि हम अपने सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क कर सकें। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। तो भाईचारे का इन्होंने वास्तविक रूप क्या बताया है? जैसे दूध और पानी, दूध पानी में मिक्स होकर जो जो दूध और पानी का मिश्रण बनता है, उसके बाद दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हमारे समाज में भी भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और समाज में जो हम इच्छित परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसे सब लोगों को समाज के दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह है, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। तो आदर्श समाज की सबसे पहले जो कल्पना की है अंबेडकर जी ने, तो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? हमारा भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। और भाईचारे का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? लोकतंत्र है। भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों। क्या होता है लोकतंत्र में?
या प्रजातंत्र में दोनों एक ही शब्द हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र में भी जो है सामूहिक जीवनचर्या क्या होती है, हमारी सामूहिक जीवनचर्या की हम जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं सामूहिक रूप से, एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में, उसमें जो है एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, तो बाकी लोग भी तो वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सामूहिक जीवनचर्या। और क्या हो गया, जो समाज के सम्मिलित अनुभव है, उन सभी का भी हम अपनी जीवनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उन सम्मिलित अनुभवों का भी, समाज के मिले जुले अनुभवों का भी आदान प्रदान करते हैं ना। मानते हो इस बात को कि जो हमारी जीवनचर्या है, हम सामूहिक जीवनचर्या जो है व्यतीत करते हैं। कोई भी रीति है, कोई भी रिवाज है, तो समाज के तकरीबन वही लोग उस रीति रिवाज को, समाज के सभी लोग अपनाते हैं। और उसी प्रकार जो हमारे समाज के सम्मिलित अनुभव हैं, मिले जुले जो अनुभव हैं, उनका जो है एक दूसरे में आदान प्रदान होता रहता है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। लेकिन जब हम जो है अपने सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनमें जो हमारे साथी हैं, जिनसे हम आदान प्रदान करते हैं सामूहिक जीवनचर्या का, तो उन साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जो है हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसलिए भाईचारे का जो है दूसरा रूप किसको कहा गया है, लोकतंत्र को। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान जो है करता है। लोकतंत्र के माध्यम से हमारी जो सामूहिक जीवनचर्या है, एक रीति और समाज के जो है सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? तो यदि लोकतंत्र है, भ्रातृत्व भावना है हमारे अंदर, तो स्वतंत्रता पर तो किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। गमन आगमन, गमन जाना, आगमन आना, तो गमन आगमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। तो क्या कहता है यहाँ पर लेखक कि जो गमन आगमन की स्वाधीनता है, जाने और आने की, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। कि भाई चाहे वो कहीं गमन आगमन की जो है सुविधा, स्वतंत्रता है, या चाहे किसी की शारीरिक स्वाधीनता है, शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता है, तो इन अर्थों में कोई भी स्वतंत्रता का विरोध नहीं करेगा। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो ना तो कोई भी आपत्ति हो सकती जाने और आने की स्वाधीनता पर, ना शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता पर, और ना संपत्ति के अधिकार पर कोई जो है आपत्ति हो सकती है, स्वाधीनता। फिर जीविका उपार्जन के लिए जो हमारे पास आवश्यक सामग्री है वो जो है वो सामग्री रखने के अधिकार के रूप में भी हमारी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? तो जब हमें सारी स्वाधीनताएं प्रदान की गई हैं, तो जो मनुष्य के अंदर शक्ति है, कुछ भी करने का जज्बा है, तो यदि वो उस काम में सक्षम है, अपनी शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग का भी उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी कि लेखक अंबेडकर जी क्या कहना चाहते हैं
कि जब हमें हर क्षेत्र में सुविधा जो है स्वतंत्रता पर हमारी किसी प्रकार की रोक नहीं है, हर प्रकार की स्वतंत्रता पर हमारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर हमें मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। कि मान लीजिए अगर वो नीच वर्ग से है, नीच जाति से है, तो यदि उसके अंदर वो सक्षम है, कोई स्ट्रोंग है, मतलब वो सक्षम है उस काम को करने में, तो उसको वह काम करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वह अपना प्रभावशाली प्रयोग के द्वारा जो है अपने आप को साबित कर सके। तो इस प्रकार हमें जो है मनुष्य को शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक, जो जाति प्रथा के पोषक कौन है? जो जाति प्रथा को सही मानते हैं उनको कहा गया है जाति प्रथा के पोषक। कि जो जाति प्रथा को राइट मानते हैं कि हाँ जाति प्रथा होनी चाहिए, उनको कहा गया है जाति प्रथा के पोषक। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो जो जाति प्रथा को सही मानते हैं वो व्यक्ति को जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रताएं तो दे देंगे, इन सारी स्वतंत्रताओं को देना तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य को सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता दी जाए, तो इस स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, और अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो इसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। भाई अगर मनुष्य को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, इसे तो जो है दास्ता में जकड़ कर रखना कहा जाएगा। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता को ही हम दास्ता नहीं कह सकते। दास्ता क्या होती है बच्चों? स्वतंत्रता। दास्ता होती है स्वतंत्रता। तो कहता है कि सिर्फ कानूनी प्राधीनता को ही नहीं कहा जा सकता दास्ता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो क्या कहता है कि दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति अपने अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता, अपने अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, तो यह भी एक प्रकार की दास्ता ही है। यह स्थिति कानूनी प्राधीनता होने पर भी पाई है। भाई यह स्थिति चाहे हम कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हमें अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, अगर हम अपने अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते, अपने अनुसार कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते, तो यह स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं उदाहरण के रूप में अम्बेडकर जी कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है, ऐसे वर्ग या संप्रदाय भी होते हैं जाति प्रथा की तरह, जहां लोगों को अपनी इच्छा से जो है अपना पेशा चुनने का अधिकार नहीं है, अपना जो है व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं है अपनी मर्जी से। अब आइए समता पर विचार करें। देखो बेटा, तीन उन्होंने बताए हैं। जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर। तो हम भ्रातृता भी पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता भी पढ़ चुके हैं, अब है बारी समता की। तो अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? भाई समता पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, दिक्कत हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय
रहा था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय जो विवाद हुआ था वो समता शब्द पर ही हुआ था। तो समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं है। वही जो समता शब्द की आलोचना करते हैं वो ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। वही तथ्य होते हुए भी यह कथन विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। जो समता है वो क्या बताया है लेखक ने, कि जो समता शब्द है, देखो इस बात से तो अंबेडकर जी भी सहमत है कि सभी मनुष्य समान तो होते नहीं है, लेकिन समता असंभव होते हुए भी एक नियामक शब्द है, कि एक नियम बना दिया जाता है। समता शब्द वैसे तो असंभव सा लगता है कि समता की ही नहीं जा सकती, सब लोगों को को इक्वल माना ही नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि लेकिन यह एक नियामक सिद्धांत है, वही एक नियम सा लगता है अपने आप में समता का जो सिद्धांत है। तो मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। जो क्षमता है उसके अंदर वो तीन बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर? शारीरिक वंश परंपरा। मनुष्य की अक्षमता किन तीन बातों पर निर्भर करती है? नंबर एक, शारीरिक वंश परंपरा। नंबर दो, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रियतम। तो ये तीन जो है बातें हैं जिस पर मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है। सबसे पहले शारीरिक वंश परंपरा, और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है कि वे जो है वो विशिष्टता जो जंगली लोगों की अपेक्षा एक समुदाय में रहने वाला, समाज में रहने वाला एक व्यक्ति जो है प्राप्त करता है, वो विशिष्टता। सामाजिक उत्तराधिकार, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार। सामाजिक उत्तराधिकार का क्या मतलब है? जैसे हम समाज में रहते हुए रोज कुछ ना कुछ जो है सीखते हैं, तो वो सारी चीजें हमें क्या है कि वो जंगली लोगों से हमें अलग करती हैं, एक अलग पहचान देती हैं। तो वो चीज है हमारी सामाजिक उत्तराधिकार। और लास्ट है हमारे मनुष्य के प्रियतम। भी जितना एफर्ट्स करेगा उतना ही चमकेगा मनुष्य। तो जो मनुष्य की जो अक्षमता है उसके अंदर जो वो किसी भी काम को करने में अगर सक्षम है, तो वह तीन बातों पर निर्भर करता है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रियतम। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। देखिए किसी की सबकी शारीरिक वंश परंपरा अलग होती है, और सामाजिक उत्तराधिकार भी यदि हम देखें तो हर व्यक्ति एक अलग वातावरण में रहता है और उसी प्रकार के समाज का उस पर असर पड़ता है। और तीसरा अगर हम देखें तो मनुष्य के अपने प्रियतम भी किसी के समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना पड़ेगा? भाई यदि मनुष्य के अंदर ये क्षमताएं समता नहीं है, ना तो सबके शारीरिक वंश परंपरा एक है, और ना सामाजिक उत्तराधिकार उनको एक जैसे मिलते हैं, और ना मनुष्य के प्रियतम एक जैसे हैं, तो यदि मनुष्य इन तीनों दृष्टियों से ही अलग है, तो क्या समाज को भी उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? भाई जो समता शब्द का विरोध करते हैं उनके पास मेरे इस प्रश्न का क्या जवाब है? तो व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से भाई यदि आदमी अपनी परिस्थितियों के कारण अलग है, तो क्या समाज को भी जो है उससे अलग व्यवहार करना चाहिए, या उसको जो है समता की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए? तो आगे देखिए बेटा, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से यदि हम व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से देखें तो असमान प्रियतम के कारण
असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। भाई देखिए, आप किसी काम के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं और मैं बहुत कम करती हूँ, तो क्या होगा? तो हमारे जो असमान प्रयत्न होंगे, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं उस चीज को गेन करने के लिए और मैं बिल्कुल निठल्ली हूँ, तो क्या होगा? भाई असमान प्रयत्न के कारण असमान जो व्यवहार है उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। जब हमारे परिवर्तन ही असमान होंगे तो हमारा व्यवहार भी जो है असमान व्यवहार ही होगा। तो साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जितनी उसके अंदर क्षमता है, जितनी उसके अंदर क्षमता है किसी काम को करने की, जिस काम को वो करने में सक्षम है, उस काम के विकास का उसे पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। उस काम को करने के लिए उसे पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों से में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार करना चाहिए? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं है। तो अंबेडकर जी क्या कहते हैं? यदि हम शारीरिक वंश परंपरा को और सामाजिक उत्तराधिकार को इनके आधार पर ही